हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एज हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम इंटरनेशनल रिलेशंस की पीटी 365 को कर रहे थे। ऑलरेडी हम 4 पार्ट्स को कर चुके हैं। आज है हमारा पार्ट 5 और आप यकीन कीजिए कि हमने अभी तक जितने भी पार्ट किए हैं 4 पार्ट हम कर चुके हैं। हालांकि इम्पोर्टेंट तो वो भी हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो हमारा आज का पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कवर करेंगे। और आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा ही बनता आया है। तो आज का जो पार्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं पढ़ना अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट यूनाइटेड नेशंस। राइट, हम कभी भी चाहे हम जिस दिन भी अगर कोई भी न्यूज़पेपर उठाकर देख लें, एनीवन, ठीक है, कोई भी अगर न्यूज़पेपर उठाकर देखेंगे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम कहीं ना कहीं मेंशन हो ही जाता है। तो ये हमेशा ही न्यूज़ में रहने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है और हमेशा क्वेश्चन इससे बन ही जाता है। तो इसको हम कवर करते हैं, जानते हैं भाई कि क्या है यूएन। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो हमने बचपन से इसको जाना ही है कि हाँ यूएन क्या है, बट थोड़े थोड़े से काम नहीं चलेगा। आज हमें इसकी पूरी जन्म कुंडली को पढ़ना होगा। चलो तो फिर जान ही लेते हैं यूनाइटेड नेशन। भाई न्यूज़ में क्यों है ये यूनाइटेड नेशन? हुआ ये है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया ने प्रपोज किया है। नहीं नहीं नहीं, वो वाला प्रपोज नहीं है। ये कौन सा प्रपोजल है? तो इसमें क्या है, इंडिया ने कहा कि जो यूनाइटेड नेशन है इसमें, क्योंकि ये काफ़ी पुराना ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, तो हमें ज़रूरत है कि इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहिए, कुछ रिफॉर्म्स लाने की बात की है हमारी प्यारी इंडिया ने। कहाँ पर? यूएन में। किस तरीके से करना है? ऐसा क्या हो रहा था कि हमने एकदम से कह दिया कि रिफॉर्म लेकर आओ? तो एक चीज़ आप देखें, नॉर्म्स, ठीक है, न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, ठीक है, इसके जरिए इंडिया ने कहा कि जो यूएन है इसमें हमको अब रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो आज की सच्चाई है इससे यूएन हमारा रूबरू हो सके। भाई हम जो अब देखें तो हमारा जो फ़ोन है, ठीक है, हमारा फ़ोन भी हम अपडेट करते रहते हैं, हर सॉफ्टवेयर है उसको भी अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम हमारा व्हाट्सएप भी अपडेट होता है, राइट, हमारा इंस्टाग्राम भी अपडेट होता है। मतलब फ़ोन जैसी चीज़, हमारी सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ भी अपडेट हो रही है, हम भी अपडेट होते रहते हैं। तो क्यों ज़रूरत ना हो कि ये जो इतना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बनाए हुए है, तो इसको अपडेट करने की क्यों ज़रूरत ना हो? भाई इसको भी अपडेट करने की ज़रूरत है। आज की रियलिटी जो है वो अलग है। जब ये बना था तब कोई दूसरा सिनारियो था, अब बात करी जाए तो अब सिनारियो बदल चुका है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम इस यूएन को अब मॉडर्न बनाएं। आज की हमारी जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग इसको हम चेंज करें, ठीक है, इसलिए है ये न्यूज़ में। अब हमने यहाँ पर बात की थी नॉर्म्स की। अब आप बोलेंगे मैम ये नॉर्म्स क्या होता है? चलो नॉर्म्स को भी समझते हैं। तो नॉर्म्स में क्या है कि 3 पिलर में हम क्या करेंगे, हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 पिलर्स में हम क्या करने वाले हैं, रिफॉर्म्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब वो 3 पिलर्स क्या हैं? पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स के एरिया में हम क्या करना चाहते हैं, हम रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है और इसको हम रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमको मल्टीलेटरल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, ठीक है, हर कोई इसमें रिप्रेजेंट कर सके, ऐसा अब हमें स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है। जो आजकल हम देख रहे हैं कई सारे चैलेंजेस इमर्ज हो रहे हैं, जैसे टेररिज्म हो गया, रेडिकलिज्म हो गया, पैंडमिक हो गया, या फिर जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उससे जो हमें नई नई प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं, तो उसको लेकर हमें ज़रूरत है उन चैलेंजेस को हम टैकल करें, ठीक है। अब ये एकदम से आइडिया कैसे आ गया? तो आइडिया कब आया है, जब हम क्या कर रहे थे, प्रिसाइड कर रहे थे यूएनएससी को। अब ये यूएनएससी क्या होता है इसको भी हम अभी समझेंगे, बस थोड़ा सा सब्र करो, इसको डिटेल में समझेंगे। तो यूएनएससी में एक ओपन डिबेट चल रही थी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और यहीं पर मौका देखकर हमने ये बात रखी अपनी कि हमको यूएन में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अब ये यूएन 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 बहुत हो रहा है, तो यूएन को समझ ही लेते हैं आखिर ये क्या है। अभी ये क्यों न्यूज़ में था ये तो हमने समझ लिया, बट यूएन क्या है इसको भी समझते हैं। तो यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी रोल क्या है भाई? प्राइमरी रोल है कि पूरी दुनिया भर में पीस और सिक्योरिटी को बनाया जा सके।
इसका पर्पस है कि इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी को हम मेंटेन करें, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ह्यूमैनिटेरियन हेल्प जो हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड की जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए और इंटरनेशनल लेवल पर जो लॉज हैं उनको अपहोल्ड करके रखा जाए। मेंबर्स की बात करें तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं इसकी। क्या हम इसके मेंबर हैं? जी हाँ, हम भी इसके मेंबर हैं। इनफैक्ट अगर हम बोले तो बहुत प्राउडली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो यूएन है ना, इसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं हम, राइट? ओके, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, ठीक है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूएन के। कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं इनको भी हम जान ही लेते हैं, ठीक है, इसमें से कुछ को अभी हम पढ़ेंगे भी। जैसे कि हम यूएनएससी को पढ़ेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है यूएन की, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं तो देखते हैं। एक सेक्रेटेरिएट है, जनरल असेंबली है, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसी का एक ऑर्गन है और ट्रस्टीशिप काउंसिल भी इसी का एक ऑर्गन है। अब हमने यूएन को समझा, अब हम क्या समझेंगे? अब हम समझेंगे जो हमने बात की थी जनरल असेंबली की, ठीक है, क्योंकि हम इसके कुछ ऑर्गन को भी समझ रहे हैं तो अब जनरल असेंबली को समझेंगे कि यूएन की जनरल असेंबली जो है इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रिजोल्यूशंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जिसको अभी ये जो यूएन की जनरल असेंबली है इसने अडॉप्ट किया है। ये क्या है? तो ये मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है अपने यूएन का। तो यूएन में अगर कोई भी पॉलिसी बनानी हो तो आपको किससे बात करनी पड़ेगी भाई? यूएनजीए, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मल्टीलेटरल डिस्कशंस होते हैं, ऐसे इश्यूज जो कि इंटरनेशनली हमको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो कि इश्यूज चार्टर ऑफ यूएन में कवर्ड होते हैं, वो सारे के सारे इश्यूज पर यहाँ पर बातचीत होती है, पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। अब अगर हम बात करें तो जो आपका ये उंगा है, ठीक है, इसको हम उंगा बोल लें, तो अगर ये उंगा है तो ये जो है इसमें 193 मेंबर स्टेट्स, मतलब जितने मेंबर्स आपको यूएन में देखने को मिल रहे हैं वो सारे के सारे मेंबर्स आपके यूएन जनरल असेंबली में भी देखने को मिलते हैं। हाँ जी, हम भी इसके मेंबर हैं, ठीक है। अच्छा, अब कुछ हमने बात की थी कि कुछ इम्पॉर्टेंट की रिजोल्यूशंस यहाँ पर पास किए गए हैं, ठीक है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि रिजोल्यूशन पास किए गए, इसीलिए मूंगा को पढ़ रहे हैं। तो आगे कौन से इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन थे? तो पहला रिजोल्यूशन है एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जो क्लीन और हेल्दी इन्वायरमेंट हर किसी का ह्यूमन राइट है। ये रिजोल्यूशन अभी पास हुआ है, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। मतलब अगर किसी को क्लीन हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो कोर्ट में चले जाएगा, नहीं, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। ये जो है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में आए थे, उसमें ये इंक्लूडेड नहीं था। हाँ जी, हमने कहा कि ये तो अच्छी चीज़ है, इसीलिए हमने इसके फेवर में वोट किया है। अगर हम 2021 की बात करें तो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो जेनेवा में है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, ये पास हुआ था रिजोल्यूशन जिसमें बात की गई थी कि एक हेल्दी और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो है वो यूनिवर्सल राइट होना चाहिए। 50 साल पहले भी जब यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट हुई थी स्टॉकहोम में, तब भी हमने यही बात की थी। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को हमने ग्लोबल फोरफ्रंट पे रखा हुआ था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है हमारा रिजोल्यूशन ऑन मल्टीलिंगुअलिज्म, दैट मीन्स हिंदी लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम। एक मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या हुआ है, एक रिजोल्यूशन पास किया गया जिसमें क्या हुआ है, हिंदी लैंग्वेज को पहली बार मेंशन किया गया। अब हिंदी लैंग्वेज की जहाँ भी बात आएगी हमको पता है इंडिया वहाँ पर ज़रूर होगा, तो इंडिया ने ही इसको स्पॉन्सर्ड किया है। ये रिजोल्यूशन एनकरेज करता है यूएन को कि जो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशंस हैं ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, हिंदी में भी ये जो है डिसमिनेट करने की ज़रूरत है। जो भी इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, हमको पता है यूएन की कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, उसके अलावा भी हमें कुछ नॉन ऑफिशियल लैंग्वेजेस हिंदी को इंक्लूड करते हुए उनमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अब हमने आपको बताया कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं कुछ यूएन की, हाँ जी हैं, आपको याद भी रखनी है। ये 6 लैंग्वेजेस जो हैं ये यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। भाई हिंदी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। अब रिजोल्यूशन फॉर डेवलपिंग एंड इंटरनेशनल टैक्स कोऑपरेशन फ्रेमवर्क,
मतलब क्या कि जो नेक्स्ट रिजोल्यूशन है वो बात करता है कि हमको इंटरनेशनल लेवल पर टैक्स को किस तरीके से उस टैक्स में कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये रिजोल्यूशन को नाइजीरिया ने सबमिट किया है, ठीक है। जो 54 अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके कंजोर्टियम के बिहाफ पर ये जो रिजोल्यूशन है ये सबमिट किया नाइजीरिया ने। इसका एम है कि जो ग्लोबल टैक्स अब्यूज होता है, जो ग्लोबली हम टैक्स को मिसयूज़ कर रहे हैं, ठीक है, टैक्स जो है उसको अवॉइड किया जा रहा है, उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, बहुत सारी जो सुपर रिच मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, तो उसको एंड करने की ये बात करते हैं, ठीक है। ये जो डिसीजन है ये मार्क करता है जो आपके OECD का OECD का जो 60 ईयर का रेन था कि वर्ल्ड लीडिंग रूल मेकर जो थे ग्लोबल टैक्स पर, अब ये एंड कर दिया गया है, क्योंकि अब टैक्स पर रूल किसने बनाया है, हमारे UN जनरल असेंबली ने बनाया है। 2021 में 136 कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट किया था, ठीक है। 2 पिलर सोल्यूशन पर एक एग्रीमेंट किया गया था। जो फर्स्ट पिलर है उसमें डिजिटल इकोनॉमी पर टैक्सेशन की बात की गई थी, और सेकंड पिलर में जो ग्लोबल इफेक्टिव मिनिमम टैक्स है उसकी रेट रखी गई थी 15% की। अब हमने जनरल असेंबली के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। अब ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 5 कंट्रीज़ हैं उनको इलेक्ट किया गया है कि अब वो सर्व करेंगी कहाँ पर, UNSC में, ठीक है। अब ये 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्ज़रलैंड है, इनको इलेक्ट किया गया है कि ये नॉन परमानेंट मेंबर्स बनेंगी UNSC की 2023 से 24 तक के लिए। किसको रिप्लेस करेंगे 5 कंट्रीज़, तो इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे। आपको पता है ना कि अभी तक हम इसके अभी नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, लेकिन इसमें रोटेशन होता रहता है, तो हमने तो सर्व कर दिया है, ठीक है। अब हमारा टर्म एंड हो रहा है, तो हमारी जगह पर कौन बनेगा, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने इन 5 कंट्रीज़ की जगह ली है। इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है UNSC का, ठीक है। 8 साल से हम इसके मेंबर 8 टर्म्स के लिए हम बन चुके हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, और हमारी डिमांड है कि अब हम परमानेंट मेंबर यहाँ पर बने। अच्छा, दूसरे और कौन से नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना एंड UAE। अब हम देख लेते हैं कि ये जो UNSC है आखिर ये है क्या। तो ये क्या है, UN की प्रिंसिपल क्राइसिस मैनेजमेंट बॉडी, मतलब अगर कुछ भी क्राइसिस आती, कोई भी इमरजेंसी आती है तो कौन हैंडल करेगा, UNSC हैंडल करेगा। ये जो भी आपके रिजोल्यूशन पास करेगी, ये जो बॉडी जो भी रिजोल्यूशन पास करती है वो लीगली बाइंडिंग होते हैं, ठीक है। ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए जो भी बात कहेगी वो बात लीगली बाइंडिंग हो जाती है। अब इसमें अगर हम बात करें तो 5 इसमें परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर हैं इसमें हमने कल आपको टास्क दिया था कि आपको बताना था कि कौन कौन सी कंट्रीज इसकी परमानेंट मेंबर हैं। तो जो ये परमानेंट मेंबर्स हैं वो हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड USA, ठीक है। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं, तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जो हैं रोटेशन पर आपके इलेक्ट होते रहते हैं। जब भी हमने अभी देखा भी कि 5 कंट्रीज अभी रिप्लेस हुई हैं दूसरी 5 कंट्रीज से, ठीक है। 2 साल का 2/3 मेजॉरिटी का इनका क्या रहता है, 2/3 मेजॉरिटी से ये इलेक्ट होकर आते हैं, ठीक है। UN जनरल असेंबली में इनका इलेक्शन होता है। 2 साल का इनका टर्म होता है नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए, ठीक है। इनको वीटो पावर नहीं दी गई है, ये याद रखना है। ओनली जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास में ही वीटो पावर है, ठीक है। तो इसमें परमानेंट मेंबर हम नहीं हैं, ठीक है। हम नॉन परमानेंट मेंबर थे, लेकिन अभी हमारा टर्म चेंज हो चुका है, टर्म हमारा ख़त्म हो गया है। अच्छा, काउंसिल की प्रेसिडेंसी की बात करें तो हर मेंबर जो है इसके काउंसिल के मेंबर्स जो हैं वो 1 मंथ के लिए प्रेसिडेंसी को होल्ड करते हैं, जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, तो नेगोशिएशन हो सकता है, आर्बिट्रेशन हो सकता है, या फिर दूसरे पीसफुल मीन्स से यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज किया जाता है। अब ये वीटो पावर क्या है इसके बारे में बात करें तो परमानेंट जो 5 हैं, ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, US एंड UK, इनके पास में वीटो है। मतलब क्या कि ये किसी भी रिजोल्यूशन में अगर इन्होंने ना कह दी ना तो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। मतलब क्या कि जो आपके 5 आपके ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, 5 कंट्रीज़ हैं, इसमें कोई रिजोल्यूशन पास हो रहा है, अगर इन 4 ने हाँ कर दी और एक इकलौते इसने ना कर दी ना तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। इसी को हम वीटो पावर बोलते हैं। अच्छा, कुछ रिसेंट डेवलपमेंट भी हुए हैं UNSC में जिसको हम देखते हैं। तो अभी G4 कंट्रीज़ है, G4 कंट्रीज़ भी हमने कल पढ़ी थी, ठीक है। तो G4 कंट्रीज़ में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं
नाम बताओ फटाफट से। G4 कंट्रीज़ हैं, उन्होंने कहा कि रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया ने अभी कहा ही, हमने अभी ही पढ़ा है कि हमें ज़रूरत है कि यूएन में रिफॉर्म लेकर आए। जो यूएनएससी के रिफॉर्म की प्रोसेस है, ये इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन फ्रेमवर्क जो हमारा यूंगा का है, उसके अंडर इसको डिस्कशन किया जा रहा है। चाइना के अलावा जितने भी परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने कहा कि हाँ जी, जो इंडिया है वो परमानेंट सीट उसकी होनी चाहिए यूएनएससी में। सिर्फ चाइना ऐसा है जो कि हमारे लिए वोट नहीं कर रहा और हमें परमानेंट सीट नहीं मिल पा रही है यूएनएससी में। ओके, एक और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं G4 की और L.69 ग्रुप की। तो ये क्या है, तो ये जो आपका L69 ग्रुप है, ये इसमें प्राइमरी डेवलपिंग कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, एशिया, पैसिफिक। ये सब कह रहे हैं कि हमें यूएनएससी में रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तो रिफॉर्म की डिमांड ये कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। ठीक है, हुआ ये है कि इंडिया यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की काउंसिल में इलेक्ट हो गया है। ठीक है, इंडिया इसमें इलेक्ट हो गया है, इसका मेंबर अभी इंडिया बन चुका है। ठीक है, इसमें 2022 से 24 तक का हमारा टर्म रहेगा। ठीक है, एशिया पैसिफिक स्टेट्स कैटेगरी में हम इसमें इलेक्ट हुए हैं। हमारे साथ साथ अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान भी इलेक्ट हुआ है, वो भी इसके मेंबर बने हैं। अच्छा, अब ये है क्या, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रिंसिपल बॉडी है जो कि पॉलिसी रिव्यू करती है, कोऑर्डिनेशन को बिठाती है, पॉलिसी डायलॉग को करती है, कंडक्ट करती है, इकोनॉमिक, सोशल, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर ये रिकमेंडेशन भी देती है। साथ ही साथ में जो भी हमने इंटरनेशनल लेवल पर गोल्स डिसाइड किए हैं, उनके इम्प्लीमेंटेशन में भी ये काम करती है। 54 कंट्रीज़ इसकी मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट होती हैं जनरल असेंबली से, और हमने देखा अभी हम इसके मेंबर बने हैं। अब इसके 4 बॉडीज़ कौन कौन सी हैं, ये जो आपकी इकोसॉक जो है, इसके भी 4 बॉडीज़ हैं जिसमें हम इलेक्ट हुए हैं, चारों में हम इलेक्ट हुए हैं। अगर ये बॉडीज़ की बात करें तो कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, तो कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट है, जो कि सोशल पॉलिसी जनरल कैरेक्टर की, जो कि सोशल फील्ड में बात करेगी। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट की बात करेगी, उसके लिए ये काम करती है। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी एक कमेटी बनी हुई है जो कि कंसल्टेटिव स्टेटस के लिए एप्लीकेशन देती है, एनजीओज के लिए काम करती है ये। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी कमीशन है जो साइंस एंड टेक की फील्ड में काम करेगी। एंड एक कमिटी है इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स की, जो कि इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड काम करेगी। अब हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल को लेकर। अब हुआ ये है कि जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है कि जो रशिया है उसको हम क्या करेंगे, ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इससे उसको सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ और रशिया पर कई सारे ब्लेम्स लगे हैं कि रशिया ने जो है कई सारे कन्वेंशन जैसे जनेवा कन्वेंशन को भी फॉलो नहीं किया। ऐसे कुछ सारी बातें हुई और रशिया को यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, अब ये और अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी जो है मेंबर प्रेसिडेंट वोट कर रहे थे, उनकी 2/3 मेजॉरिटी से किसी भी मेंबर जो है उसके राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। रशिया के साथ भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, रशिया से पहले लीबिया को भी सस्पेंड किया गया था 2011 में। अगर हम बात करें ह्यूमन राइट्स की कि भाई ये ह्यूमन राइट्स क्या है, तो हमें जानना चाहिए कि ये यूनिवर्सल राइट्स हैं जो कि हर किसी को मिलते हैं, हर ह्यूमन को मिलते हैं, किसी भी नेशन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी एथनिक ओरिजिन का हो, कलर का हो, रिलीजन का हो, लैंग्वेज बोलता, कुछ भी बोलता हो, ठीक है, कोई भी स्टेटस उसका, लेकिन उसको ये राइट्स मिलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स से लेकर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड राइट्स भी यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ मिलता है। ठीक है, फिर राइट टू फूड, एजुकेशन, वर्क, हेल्थ, लिबर्टी, ये सारे राइट्स हमें ह्यूमन राइट्स के तौर पर मिलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1948 में। ठीक है, ये पहला लीगल डॉक्यूमेंट था जो कि कुछ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को सेट किया था, जिसने और कहा गया था इसको यूनिवर्सली हम प्रोटेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ 2 और कॉविनेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स को बनाते हैं। क्या क्या है, इंटरनेशनल कॉविनेंट फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात करेंगे, एक ह्यूमन राइट्स की बात कर रहा है, एक सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा है, एंड एक इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स की बात कर रहा है। यहाँ पर हमें एक बॉक्स दे रखा है, उसको भी हम देखेंगे। यहाँ पर बात की है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज़ की। ये एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लाइफ्स को बचाता है, राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके बेटर फ्यूचर की प्लानिंग करता है, उनके फ्यूचर को और बेटर बनाता है। ठीक है, 1950 में जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था,
चल रहा था, उसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद में ही ये बनाई गई है। कुछ की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये जो है यूनिवर्सली अप्लीकेबल है ह्यूमन राइट्स हमारे, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि किसी को हम देंगे किसी को नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं करेंगे। इंडिविजुअल भी है, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते और एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट है। अब ह्यूमन राइट्स की अगर हम यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल की बात करें तो ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, यूएन सिस्टम के अंडर आती है। 47 स्टेट्स इसकी मेंबर हैं। ये डायरेक्टली रिपोर्ट किसको पहुंचाती है, ये रिपोर्ट करती है जनरल असेंबली को, ठीक है। इसको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है यूएन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ये जो यूएन ऑफिस है ये इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो भी यहाँ पर रिकमेंडेशन रहती है, डिसीजन लिए जाते हैं, वो नॉट लीगली बाइंडिंग, मतलब ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। इसने रिप्लेस किया है कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को, जो कि पहले बनी थी 2006 तक जिसने काम किया, इसको ये रिप्लेस कर चुका है। हेडक्वार्टर इसके जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 2006 में ये बना था। कुछ मैंडेट की अगर हम बात करें तो ये ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस होते हैं उसको ये रोकने के काम करता है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स को और फैलाता है, उसको और बढ़ाने की बात करता है। ये मैनेज करता है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यूज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ह्यूमन राइट्स को जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उसमें रिव्यू किया जाता है। इंडिया की बात करें, इंडिया जो है 6th टाइम इसको री इलेक्ट किया गया है इसके मेंबर के तौर पर। कौन सी कंट्रीज़ हैं जो इसका मेंबर बन सकती हैं, तो जितने भी यूएन के मेंबर्स हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं। ऐसी कंट्रीज़ जिसको रीजनल ग्रुप्स ने नॉमिनेट किया है वो भी इसके मेंबर बन सकते हैं। और कैंडिडेट स्टेट्स के कंट्रीब्यूशन को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है, किसने कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। कौन से रीजन से कितने मेंबर्स हैं इसको अगर हम देखना चाहें तो अफ्रीकन स्टेट्स 13 हैं, ठीक है। एशियन पैसिफिक स्टेट्स 13 हैं, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन स्टेट्स 8 हैं, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स 7 हैं, और ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स की बात करें तो सिर्फ 6 हैं। टर्म की बात करें तो 3 साल का टर्म होता है और ये इमीडिएटली री इलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होती हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि अभी इनका टर्म खत्म हो तो फिर से बन जाएंगे, नहीं, थोड़ा गैप मिलेगा और उसके बाद में ही फिर से हम री इलेक्ट हो सकते हैं। यूएन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी हैं जिसको हमें देखना ज़रूरी है। तो अभी क्या हुआ है, इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड न्यूज़ में रहा, ठीक है। ये 5 साल ये बन चुके हैं, साउथ साउथ कोलैबोरेशन के लिए 5 साल हो चुके हैं, उसी को सेलिब्रेट किया गया है इस फंड ने, ठीक है। अब ये जो यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है ये क्या है, इसको समझना काफ़ी ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। तो ये डेडिकेटेड फैसिलिटी है, 2017 में इस्टेब्लिश की गई है। पार्टनरशिप हमने की है यूएन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन के साथ में। इसको यूएन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन ही मैनेज करता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है यूएन सिस्टम के कोलैबोरेशन में, ठीक है। यूएन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है इसको यूएनडीपी ने होस्ट किया था 1974 से, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। इस फंड की अगर हम एम की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ में, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो हैं उनको फंडिंग करी जाएगी इस फंड के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है 150 मिलियन डॉलर तक का रुपए जो है 10 साल में कमिट करेगी, कहाँ पर, इंडिया यूएन फंड में, ठीक है। और क्या न्यूज़ है भाई, तो अभी हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन। अब ये क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि इसने क्या किया है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है उन्होंने एक रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है जिसमें कहा गया है कि ये जो कमीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं इससे ईरान को रिमूव कर दिया जाएगा। अब ये क्या है, तो ये प्रिंसिपल ग्लोबल इन्वायरमेंटल बॉडी है जो कि जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, वीमेन को और एम्पावरमेंट करने की बात करती है। इकोसॉक ने इसको इस्टेब्लिश किया है 1946, इतना पुराना ये ऑर्गेनाइजेशन है। वीमेन के राइट्स को प्रमोट किया जाता है, जो वीमेन की लाइफ्स हैं इसके रियलिटी को दिखाया जाता है पूरी दुनिया भर में, और वीमेन को एम्पावरमेंट भी यही करती है, ठीक है। इसको बीजिंग डिक्लेरेशन के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये 45 मेंबर स्टेट्स जो हैं इसके मेंबर्स इसमें हैं, जो 45 मेंबर स्टेट्स हैं आपकी इकोसॉक के, ये इसके मेंबर हैं, हम भी इसके मेंबर हैं और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। फिर बात करें नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड की, तो एंजेला मार्केल जो है, जो कि जर्मनी की पहले की चांसलर थी, अब उनको क्या हुआ है 2022 में यूएनएचसीआर नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड जो है वो उनको
मिला है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो सीरिया क्राइसिस हुए थे तब उन्होंने रेफ्यूजीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया था, इसी वजह से उनको ये अवार्ड मिला है। ये अवार्ड जो है ये 1954 में इस्टेब्लिश किया गया था, जिससे कि ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे ग्रुप्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि कुछ काम कर रहे हैं, रेफ्यूजीज़ को बचा रहे हैं, उनकी लाइफ को बेटर बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ये अवार्ड मिलता है। इसका नाम नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड क्यों है? क्योंकि एक बहुत ही फेमस ह्यूमैनिटेरियन थे नानसेन जी, उनके नाम पर ही अवार्ड दिया जाता है। वो फर्स्ट हाई कमिश्नर थे रेफ्यूजीज़ के, जो लीग ऑफ नेशन थी उसकी, ठीक है। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 1922 में। फर्स्ट लॉरिएट थे यहाँ पर रूज़वेल्ट, ठीक है, जो कि फर्स्ट चेयरपर्सन भी थे यूएन के 1954 में। अब हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है G20, ठीक है। G20 हर बार हम देखते रहते हैं, जब भी अगर थोड़ी सी भी न्यूज़ अगर हमने सुनी है, कहीं से भी सुनी है, पढ़ी है, तो G20 का नाम आ ही जाता है, राइट। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, चलो पढ़ते हैं। वह ये है कि अभी 17th G20 की समिट हुई थी, ठीक है, और जब 17th G20 समिट हुई वहाँ पर एक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है जिसका नाम है बाली डिक्लेरेशन। आपका काम फिर से मुश्किल यहाँ पर कर दिया गया है, काम आपको ये करना है, एक काम और बढ़ गया है कि जितने भी डिक्लेरेशंस है ना, इसको आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये डिक्लेरेशन जो ये जैसे बाली डिक्लेरेशन हो गया, ब्रासीलिया डिक्लेरेशन हो गया है, वियना डिक्लेरेशन हो गया है, ऐसे बहुत सारे जो डिक्लेरेशन है, तो वो जो डिक्लेरेशन है वो कौन सा डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन गया तो फिर आप पछताएंगे कि अरे पढ़ लेते। इसलिए अभी पछताने का काम नहीं, अभी आपके पास में काम है कि आप उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें, राइट। तो आपको करना क्या है, डिक्लेरेशन सारी देख लेना एक बार में कि ये डिक्लेरेशन कौन सी डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, कहाँ अडॉप्ट हुई, कब अडॉप्ट हुई, कितने मेंबर से अडॉप्ट की, किसने नहीं की, ये चीज़ें आप भूल जाओ। ये अगर बहुत मेहनत करने का मन है तब ऐसा कर लेना, लेकिन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना तो याद रखना ही पड़ेगा कौन सी डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ओके, इतना तो कर ही लेंगे हम। अच्छा, और बात करें तो जो G20 समिट अभी हुई है उसकी मोटो क्या था? उसका मोटो था रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। जैसे हमें पता है ना कि हुआ क्या था, कोविड-19 है, अभी इतने सारे वॉर हो गए हैं, कहीं पर अनरेस्ट फैल गया, कहीं कुछ हो गया है, तो हम बहुत ज़्यादा उससे डिस्ट्रेस हो गए थे। तो हम चाह रहे थे, इतना ज़्यादा हमें जब स्ट्रेस हो गया तो हम चाह रहे थे कि भैया हमारी जो इकोनॉमी स्ट्रेस्ड हो गई है, ठीक है, हमारी अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, कभी कुछ इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उससे हमें रिकवर करना है एक साथ और स्ट्रॉन्गर रिकवर करके आना है। साथ ही साथ में इंडिया ने प्रेसिडेंसी ले ली है G20 की, ठीक है। इंडोनेशिया अभी तक प्रेसिडेंट था, लेकिन अब कौन है, अब है इंडिया। ओके, अब बाली डिक्लेरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं तो ये क्या है, इसकी कुछ हाईलाइट्स देखें। हाँ जी, तो ये जो ग्रुप है G20 इसने हाईलाइट किया है कि जो यूक्रेन वॉर है इसमें इसके क्या डिफरेंसेस है। इसने इसको बताया कि भैया हमें ये पसंद नहीं है कि ये वॉर हो रहे हैं, ये चीज़ रोकनी चाहिए, ये वॉर नहीं करना चाहिए। इसने रशिया से कहा कि आप चुपचाप से यूक्रेन से बाहर चले जाए, यूक्रेन की जो टेरिटरीज आपने कब्जा रखी हैं उसको वापस कर दें, ठीक है। ग्रुप ने फिर से अश्योर किया है कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में ये कमिटेड है, इसने बताया है, ठीक है। ग्रुप ने वेलकम की है जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो टर्की और यूएन ने जो ब्रोकर की थी, ये जो आपकी जो इनिशिएटिव है ब्लैक सी ग्रेन, इसको इन्होंने G20 ने वेलकम किया है, ठीक है। एक MOU भी साइन हुआ था रशिया और यूएन के बीच में कि एक्सपोर्ट जो है रशिया और यूक्रेन से इस अलाउ किया जाएगा, जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका एक्सपोर्ट अलाउ किया जाएगा, जिससे कि क्या हो कि भाई कोई भी आपका फूड सिक्योरिटी में कोई भी इशू ना आए, ठीक है। ग्रुप ने और वेलकम किया है कि जो एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, इसका जो प्रोविज़न है इसको वेलकम किया गया है कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी फाइनेंसिंग गैप्स थे उसके लिए जो पैसा आ रहा है उसको इन्होंने वेलकम किया है। इन्होंने अपलॉड किया, इन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी जताई है कि जो नया फाइनेंशियल इंटरमीडियरी फंड फॉर पैंडेमिक PPR जो है, जिसको वर्ल्ड बैंक ने होस्ट किया है, इसके इस्टेब्लिशमेंट पर भी इन्होंने खुशी जताई है। अब इंडिया की अगर हम प्रेसिडेंसी की बात करें G20 में, तो थीम क्या है इंडिया की प्रेसिडेंसी का, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है।
जिसका मतलब क्या है कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ठीक है, तो थीम है ये बता रहा है कि हमारी जो वैल्यू है, जितनी भी प्लेनेट पर जितनी भी लाइफ है उन सब की वैल्यू है। ये लाइफ जो हमारा मिशन चल रहा है इसको भी ये स्पॉटलाइट कर रहा है। ठीक है, लोगो क्या है कि जो लोगो है इसकी इंस्पिरेशन इंडिया के नेशनल फ्लैग से ही ली गई है। ठीक है, यहाँ पर प्लेनेट अर्थ को भी दिखाया गया है एक लोटस के साथ में। ठीक है, इंडिया जो है वो एक नया वर्किंग ग्रुप जो बनाएगा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, जिससे कि G20 जो है डिजास्टर जो है उससे भी उसको भी टैकल कर सके। ये रहा G20 का। अब हमारे इंडिया तो ये फ्लैग जैसे तो कुछ कलर दिख रहा है, यहाँ पर लोटस दिख रहा है और भारत दिख रहा है कि हमारी प्रेसिडेंसी वसुदेव कुटुंबकम भी दिख रहा है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं भाई G20 की। तो G20 के मेंबर्स के अगर नाम पढ़वाने हो तो मैं पढ़ दूंगी, आपको कोई टेंशन नहीं है। बट इनको याद कैसे करना है, देखो वैसे अगर हम याद करने की बात करें तो इसकी कई सारी ट्रिक्स भी हैं। ठीक है, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे ये सारी चीज़ें कैसे याद होती थी, जब मैं याद करती थी तब ये याद होती थी। मैं क्या करती थी कि मैं सारी चीज़ों को मैप पर प्लॉट करती थी। आपको क्या करना है, जैसे कि आपने मैप उठाया, ये देखना नहीं है मैप को आप देखने बैठ जाओ और हो जाएगा, नहीं। मैप उठाना है, सारी कंट्रीज़ को प्लॉट करते जाना है कॉन्टिनेंट वाइज। ठीक है, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज इसमें पार्ट हैं। ठीक है, फिर साउथ अमेरिका में आ गए, फिर यहाँ पर आप अफ्रीका में जाओगे, फिर इधर देखोगे इस साइड कितना है, फिर इंडिया के पास में देखोगे, फिर इधर देखो इधर देखो, इस तरीके से ऐसे सर्कल बनाकर प्लॉट करना। प्लॉट करने के बाद ही आपको याद करने की जरूरत नहीं है, प्लॉट करके मैप रखना, एक ब्लैंक मैप दूसरा लेना और फिर से उसको बिना देखे बिना कुछ करे आप प्लॉट करोगे ना, आप लगभग 90% चीज़ें खुद ही प्लॉट कर दोगे बिना याद करे। ये मैजिक होता है मैप का, राइट। इसीलिए हम बचपन से ये मैप फिलिंग हमें सिखाई जाती है। रटना नहीं है इसको, आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे प्रीलिम्स तक। आपको मैप पर प्लॉट करना है, एक बार प्लॉट करना है, ये मत सोचना मुझे याद करना है, याद करना ही नहीं है, सिर्फ प्लॉट करते जाना मजे मजे में। और उसके बाद में फिर से उसको जो जो आपने प्लॉट किया उसको आप रिकॉल करके प्लॉट करेंगे तो आप 90% तो, और हो सकता है 100% ही प्लॉट कर दें। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है याद करने की। अगर आप बोलें कि मैम ये याद नहीं होते इसके मेंबर, तो ये ट्रिक है। ठीक है, अब लेकिन आप अगर आपके पास में कोई और ट्रिक है और आपको सूट कर रही है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं कि आपको अब ये मैप उठाकर करना ही है, नहीं, जरूरी नहीं। ठीक है, अब ये G20 की अगर हम बात करते हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। ठीक है, ये 1999 में फाउंड हुआ था, जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तब इसको बनाया गया था, जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सके। एनुअल समिट यहाँ पर होती है। ठीक है, प्रेसिडेंसी रोटेशन वाइज मिलती है, कोई भी परमानेंट इसका सेक्रेटेरिएट नहीं है। एक वर्ड आपको याद रखना है, ट्रोइका। ट्रोइका इज व्हाट, ट्रोइका मतलब क्या है कि पास्ट प्रेसिडेंट और इनकमिंग प्रेसिडेंट हैं उनको हम ट्रोइका बोलते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर समझ लो, ऐसे समझो, जैसे ये चीज़ 3 कंट्री हमने उठा ली, तो ये यूरोपियन यूनियन जो है समझ लो कि पिछली साल प्रेसिडेंट थे, अभी इंडिया प्रेसिडेंट है, समझ लो। ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और इंडोनेशिया समझ लो कि नेक्स्ट ईयर होगी। तो ये जो तीनों कंट्री हैं इनका नाम क्या हो जाएगा, ये तीनों मिलकर ट्रोइका बना रही हैं। ये होता है ट्रोइका, मतलब कि पास्ट प्रेसिडेंट कौन है, अभी कौन है और आने वाले प्रेसिडेंट कौन है। अच्छा, ये G20 हम करे जा रहे हैं, आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट है भाई, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम ये G20 के मेंबर याद करने बैठ जाते हैं, क्यों हम G20 की सारी न्यूज़ कवर करने बैठ जाते हैं, क्यों हमारे प्रीलिम्स में इसका क्वेश्चन आ जाता है, क्यों है ये G20 इम्पोर्टेंट। क्योंकि जो दुनिया भर की जो GDP है ना, उसका 80% 80% जो आपकी GDP है वो कहाँ से आ रहा है, G20 से आ रहा है। समझ रहे हो कितना हाई अमाउंट में पैसा आ रहा है, पैसा तो इम्पोर्टेंट है ही। ओके, उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो 75% इंटरनेशनल ट्रेड G20 से ही हो रहा है। समझ में आ रहा है, और ट्रेड से क्या होगा, पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा, ग्लोबल पॉपुलेशन भी 60% यहीं पर है भाई, होनी भी चाहिए। रशिया यहाँ पर है, चाइना यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर, तो सब तो यहीं पर ही है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी ही होगी। अच्छा, G20 की हम बात करें कि प्रोसेस क्या रहती है, तो एक फाइनेंस ट्रैक होता है, एक शेरपा ट्रैक होता है। ठीक है, आउटरीच डायलॉग होते हैं, नॉन मेंबर्स होते हैं B20, थिंक 20, Y20, NGO, ये सब आउटरीच डायलॉग कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें प्रेसिडेंसी ट्रोइका की बात करें, प्रेसिडेंट ट्रोइका की बात करें, तो इंडोनेशिया, ठीक है, पिछली साल थे, अभी इंडिया प्रेसिडेंट है और फिर ब्राज़ील की प्रेसिडेंसी आएगी। तो इंडोनेशिया, ठीक है, इंडिया एंड ब्राज़ील, इन्होंने मिलकर बनाया है ट्रोइका। अब G20 की अगर हम बात करें तो इंडिया की क्या प्रायोरिटीज़ है G20 में, तो ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ की हम बात करेंगे, इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ाएंगे,
SDG जो है उसकी प्रोग्रेस को बढ़ा देंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे 21वीं सेंचुरी के लिए, और वीमन लेड डेवलपमेंट भी करने की बात करेंगे। अच्छा, और अगर न्यूज़ की बात करें तो शेरपा ट्रैक, ठीक है, इंडिया जो है उसने बताया है कि जो ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस बताई है, G20 की जो शेरपा ट्रैक हुई उसमें ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस को बताया है इंडिया ने, ठीक है। शेरपा ट्रैक में क्या होता है, जो टेक्निकल और पॉलिसी एनालिसिस होती है वर्किंग ग्रुप्स की, ठीक है, जहाँ पर हर कंट्री के मेंबर्स ऑफिशियल्स होते हैं, वो पार्ट लेते हैं और क्या करते हैं, पॉलिसीज़ को एनालाइज करते हैं। ये फोकस करते हैं, इनका फोकस होता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड इश्यूज़ पर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया है, करप्शन हो गया है, टेररिज्म हो गया, इन सब चीज़ों से ये क्या करते हैं, इन इश्यूज़ को फोकस करते हैं। अभी शेरपा कौन होता है, तो हर कंट्री जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं लीडर के, हमारे कंट्री की जो मेंबर कंट्री है उसके लीडर के जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो शेरपा होते हैं, ठीक है। और ये शेरपा कहाँ से आया है वर्ड, तो ये नेपाली शेरपा पीपल से ही ये वर्ड आया है। शेरपास क्या करते हैं नेपाल में, वो माउंटेनियर्स को गाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है G20 फाइनेंस ट्रैक। फर्स्ट G20 फाइनेंस ट्रैक मीटिंग हुई है, कहाँ हुई है, बेंगलुरु में हुई है, ठीक है, हमारे इंडिया में ही हुई है। फाइनेंस ट्रैक क्या है, ये इसको लीड किया था फाइनेंस मिनिस्टर्स ने और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने, जो आपकी G20 कंट्रीज़ हैं इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और G20 और जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं उन्होंने इसको लीड किया है, ठीक है। ये इफेक्टिव फोरम प्रोवाइड करता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस है इसको हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिसी बना सकते हैं। ये बता रहा है कि जो ग्लोबल डेट वल्नरेबिलिटीज है इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, और जो आपकी क्लाइमेट एक्शन है, SDG है, इसके फंड कहाँ से आएगा, बिना पैसे कुछ होगा नहीं, तो फंड कहाँ से आएगा उसकी भी ये बात करेंगे, ठीक है। दूसरे ट्रैक की बात करें G20 में, वो शेरपा ट्रैक है जिसके बारे में हमने पढ़ा ही है। R120 की बात करें जिसको हमने E20 बोला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है वो U20 इवेंट को अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये U20 जो है ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऐसी सिटीज़ को G20 कंट्रीज़ की, जो कि डिस्कशंस कर सकते हैं, जो भी आपकी अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी इशूज़ आ रहे हैं उस पर डिस्कशन यहाँ पर होता है। अच्छा, G20 डिजिटल इनोवेशन एलियांस की बात करें तो जो नीति है हमारी प्यारी नीति, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसने G20 डिजिटल इनोवेशन एलियांस को लॉन्च किया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि रिकॉग्नाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और इनेबल करेंगे कि किस तरीके से हम इनोवेटिव और इम्पैक्टफुल डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनको स्टार्टअप्स ने डेवलप किया है, ऐसे स्टार्टअप्स जो कि G20 मेंबर है, ओके। अब जो है नेक्स्ट, अगर हम बात करें नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसके बारे में पढ़ना है, तो वो है क्वाड। ओके, क्वाड क्यों है न्यूज़ में, इसको देखते हैं। तो 4th क्वाड लीडर्स टोक्यो समिट हुई है 2022 में। अब इस समिट में क्या क्या हाईलाइट हुए हैं इसको हम देखेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं आखिर ये क्वाड है क्या जिसकी समिट हो रही है, भाई इसको तो पता होना चाहिए। तो क्वाड को बोल सकते हैं हम क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक इनफॉर्मल है, ठीक है, इनफॉर्मल स्ट्रैटेजिक डायलॉग है, तो आपको पता होना चाहिए क्वाड कोई फॉर्मल नहीं है, ठीक है, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं, तो इसमें मेंबर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, USA, ओके। तो ये इसके मेंबर हैं, यहाँ पर आप मैप पर भी देख सकते हैं चारों कंट्री, 1 2 3 4, बस, ठीक है। पहले ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था, लेकिन फिर ये जो है इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, इसमें ठीक से काम नहीं हो रहा था, फिर से रिवाइव किया गया 2017 में। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये फ्री, ओपन, प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन बनाना चाहता है। इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा था, हमने कल ही इसको कवर किया कि इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है, राइट। तो उसको आपने जो पार्ट 4 है उसको आप जरूर देखिएगा, उसमें हमने डिस्कस किया है। आई होप आपने देख भी लिया होगा तो आपको पता होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि हम इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री टाइज जो है इन चारों कंट्रीज़ के बीच में और बूस्ट अप करने की ज़रूरत है, उसको बूस्ट कर रहे हैं। बट याद रखना है कि हम टाइज तो बूस्ट कर रहे हैं, बट ये मिलिट्री अलियांस नहीं है, ठीक है। चाइना जो है वो अपना कंसर्न शो करता रहता है क्वाड के, उससे क्वाड बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ, जैसे हमारे होता है ना इस क्लास में एक ना एक ऐसा क्लासमेट होता है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, राइट, ऐसा ही चाइना को क्वाड पसंद नहीं है। अच्छा,
की हाइलाइट्स क्या हैं, तो क्वाड नेशन जो है उन्होंने एग्री किया है कि वो अर्थ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, जो क्वाड नेशंस है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉनिटरिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क को बनाएंगे, उस पर इन्होंने एग्री किया है, जिससे कि इलीगल अनरेगुलेटेड अनप्रोटेक्टेड फिशिंग है उसको रोक सके। तो अनप्रोटेक्टेड फिशिंग जो है उसको रोकने के लिए ही यहाँ पर डिस्कशन हुआ है। इसके लिए एक आपका क्वाड सैटेलाइट डेटा पोर्टल भी बनाया गया है। 50 बिलियन US डॉलर तक का पैसा जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, इन्वेस्टमेंट किया जा सके इंडो पैसिफिक में। अगले आने वाले 5 सालों में ऐसा काम होकर रहेगा, ठीक है। ऐसी कंट्रीज जिनको डेट इश्यूज़ है उसके साथ में उनको कोप करने की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटीज़ को और बढ़ाने की ज़रूरत है। G20 कॉमन फ्रेमवर्क के अंडर उनकी कैपेसिटीज़ को बढ़ाया भी जाएगा। साथ ही साथ में डेट सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया जाएगा। कैसे करेंगे, तो क्वाड डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल के जरिए ये काम होगा। और क्या काम किया है, तो इन्होंने क्वाड क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन मिटिगेशन पैकेज को भी लॉन्च किया है, जहां पर हम मिटिगेशन भी करेंगे और अडेप्टेशन भी करेंगे क्लाइमेट चेंज से। क्वाड पार्टनरशिप ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ भी बनाया गया है इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है कि क्वाड साइबर सिक्योरिटी डे को भी इनिशिएट किया गया है, जिससे कि इंडिविजुअल जो क्वाड में है, इंडो पैसिफिक रीजन में है, वो उनकी साइबर थ्रेट से बचाया जा सके। ओके, तो ये सब कहानी हमने पूरी पढ़ी है क्वाड के बारे में। अब किसकी जन्म कुंडली खोलेंगे हम, अब जन्म कुंडली खोलेंगे SCO की। ये भी बहुत न्यूज़ में रहता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये न्यूज़ में क्यों है, इसकी भी अभी जन्म कुंडली हम खोलेंगे। हुआ ये है कि अगर हम बात करें कि क्या हो गया भैया, ये न्यूज़ में क्यों आ गया है, तो हुआ ये है कि 22वीं मीटिंग हुई थी इसकी काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की, ठीक है। तो जो भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो मेंबर स्टेट्स हैं, उनके जो हेड हैं, उनकी काउंसिल है, उसकी 22वीं मीटिंग हुई है। कहाँ हुई है भाई, समरकंद उज्बेकिस्तान में ये हुई है। अब यहाँ पर आप फिर से आपका काम बढ़ गया कि डिक्लेरेशन मैंने बोला था, अभी कौन सी डिक्लेरेशन पड़ी थी बताओ जरा कमेंट बॉक्स में। सेकंड डिक्लेरेशन फिर से आ गई, समरकंद डिक्लेरेशन, ठीक है। तो समरकंद डिक्लेरेशन यहाँ पर अडॉप्ट की गई है। SCO की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया को दे दी गई है, तो अभी 2023 में इंडिया इसकी प्रेसिडेंट बन चुका है। वाराणसी जो है उसको SCO टूरिज्म कल्चरल कैपिटल फॉर 22-23 जो है वो अनाउंस किया गया है। तो मतलब प्राउड प्राउड प्राउड, आज बस प्राउड ही फील होता जा रहा है। हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हेड बनते जा रहे हैं, ठीक है। हम उसको अभी प्रेसिडेंट कहीं पे बन गए, कभी हम लीड कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और कभी हमारी जो कोई आपकी सिटी है वो कहीं ना कहीं उसका भी नाम रोशन हो रहा है। जैसे बनारसी को अभी SCO की टूरिज्म कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23 अनाउंस किया गया है, हमें प्रेसिडेंसी मिल गई है SCO की। ईरान जो है उसको परमानेंट मेंबर मान लिया गया है SCO का। तो ये चीज़ है, अब हो सकता है यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन जाए कि SCO के मेंबर्स को लेकर क्वेश्चन बन जाए कि कितने मेंबर हैं, या फिर कौन कौन सी कंट्रीज़ के मेंबर हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ के मेंबर नहीं हैं। क्योंकि अभी हुआ ये है कि ईरान को भी ऐड कर दिया गया है। तो अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो आप तो पुराने वाले मेंबर्स ही मानकर चले जाएंगे। अभी आपको याद रखना ईरान भी मेंबर है, ईनार नहीं, ईरान, ओके। इंडिया ने क्या क्या किया है इस समिट में, तो फूड सिक्योरिटी पर इंडिया ने बात की। इंडिया ने कहा कि मिलेट्स जो हैं इसको और प्रमोट करने की ज़रूरत है। फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, जो इशूज़ है उसको एड्रेस कर डालो फटाफट से, ऐसा इंडिया ने कहा है। ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या होती है भाई, ये हमने पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, साइंस एंड टेक में, राइट। तो उसमें हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे अच्छे फ़नी एग्जाम्पल भी लिए थे कि ट्रेडिशनल मेडिसिन को समझने के लिए। तो वो जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको और प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, अब अभी हमने बात की है समरकंद डिक्लेरेशन की। तो आखिर समरकंद डिक्लेरेशन क्या है, तो इसने एडवोकेट किया कि पीसफुल सेटलमेंट हो, अगर कोई भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई डिफरेंस आ रहा है, तो पीसफुली उसको सेटल किया जाए। ये नहीं कि सीधे तोप चला दी दूसरी कंट्री पर, या फिर सीधे न्यूक्लियर बम फोड़ दिया, नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है। युद्ध नहीं करना है, वॉर नहीं करना है, आपको सीधे बातचीत करो और शांति से अपना मैटर सॉल्व कर लो, ठीक है। एक कॉमन प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस को बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम एक यूनिफाइड लिस्ट बना सके टेररिस्ट की, सेपरेटिस्ट की और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, ठीक है। नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को सपोर्ट करने की भी यहाँ पर बात की गई है समरकंद डिक्लेरेशन में, ओके। अब ये SCO क्या है इसके बारे में भी जानते हैं। तो ये परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि शंघाई, चाइना में जो शंघाई है वहाँ पर ये फाउंड हुआ है 2001 में, ठीक है। SCO जो है वो ऑब्जर्वर है यूंगा में। यूंगा इज व्हाट, ये हमने पढ़ा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसमें SCO ऑब्जर्वर है 2005 से, ठीक है।
मेजर गोल्स क्या हैं इसके, तो सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न हो गया, बॉर्डर इश्यूज हो गए हैं, मिलिट्री कॉपरेशन हो गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग, काउंटरिंग टेररिज्म, या फिर अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो सेंट्रल एशिया में बढ़ता जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए एससीओ बनाया गया है। ठीक है, अब इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं एससीओ के, तो मेंबर स्टेट्स कौन कौन से, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान 2017 में उन्होंने ज्वाइन किया है, ईरान ने अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। ठीक है, ऑब्जर्वर स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो अफगानिस्तान, बेलारूस एंड मंगोलिया। डायलॉग पार्टनर्स हैं आर्मीनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। ओके, टर्की का नया नाम क्या हो गया है, इसका नाम बदल गया है ना, बताओ क्या हुआ है, हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ा था पिछले सेशन में पढ़ा है, बताओ क्या हो गया है। एससीओ किसको रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दुनिया भर की जो पॉपुलेशन है 41% पॉपुलेशन एससीओ में ही रहती है, 25% ग्लोबल लैंड एरिया यहीं पर है और 24% ग्लोबल जीडीपी यहीं से आती है एससीओ से। वर्किंग स्ट्रक्चर की बात करें तो एससीओ में होते हैं हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, जिसकी अभी मीटिंग हमने देखी हुई है। ठीक है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ये। हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, ठीक है, अभी हमने बात की स्टेट काउंसिल की, अब यहाँ पर है गवर्नमेंट काउंसिल जो मल्टीलेटरल कॉपरेशन की बात करते हैं। 2 परमानेंट बॉडीज कौन कौन सी हैं इसकी, तो इसकी 2 परमानेंट बॉडीज हैं सेक्रेटेरिएट और रेट्स चूहे वाला नहीं है, ये मैं समझ रहा हूँ, चूहा नहीं है, ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, एससीओ की बिजनेस काउंसिल भी है जो कि इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ाने की बात करती है, और एससीओ की इंटर बैंक कंसोर्टियम भी है जो कि बैंक सर्विसेज को बढ़ाने की बात करती है। इसी के साथ में आ चुके हैं हम पढ़ने सार्क को, नहीं शार्क नहीं है, ये सार्क है। ठीक है, ये मैं समझा शार्क को पढ़ेंगे, ब्लू व्हेल को पढ़ेंगे, डॉल्फिन को पढ़ेंगे, नो नो नो, वहाँ मत जाओ, अभी वही पढ़ना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे हैं तो सार्क को पढ़ो। इट इज़ वॉट, इट इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। भाई क्यों न्यूज़ में है ये, क्यों हमारा काम बढ़ा दिया, इसको भी पढ़ना पड़ रहा है, क्यों है न्यूज़ में, तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, इस्टेब्लिश की गई है अंडर सार्क। ठीक है, सार्क के अंडर ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी दिल्ली में इस्टेब्लिश की गई थी। यहाँ पर क्या हुआ कि 1 महीने भर का स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिला, इसीलिए भी ये न्यूज़ में आ गई है। अच्छा, ये क्या है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल जो कोऑपरेशन है इसको मेंबर स्टेट्स में बढ़ाने की बात करती है। ऐसे मेंबर्स जो कि साउथ एशिया के हैं। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो लोगों की भलाई करना चाह रहे हैं, वेलफेयर बढ़ाना चाह रहे हैं साउथ एशिया में, उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको भी इम्प्रूव करने की बात करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ करने की बात करते हैं, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं, म्यूचुअल ट्रस्ट, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस एक्सेट्रा, ये सब बातें यहाँ पर होती हैं। अच्छा जी, कुछ की फैक्ट्स देखें, हाँ बिल्कुल देखेंगे ना। अच्छा, 1985 में ये स्टैब्लिश हुई है ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश में। हेडक्वार्टर्स के काठमांडू नेपाल में है। 24% जो दुनिया भर की पॉपुलेशन है वो यहीं रहती है। एरिया जो है 3.4% एरिया यहीं पर है और 4.2% ग्लोबल इकोनॉमी की जीडीपी यहीं पर जनरेट होती है। लास्ट जो समिट हुई थी 2014 में काठमांडू में हुई थी। कितना ब्यूटीफुल सा इसका ये मैप हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मेंबर्स की अगर हम बात करें, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, हमारे आसपास के अड़ोसी पड़ोसी ही सब हैं जो इसके मेंबर हैं। हम भी मेंबर है, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं हम यहाँ पर। ओके, अबे सार्क है भाई, ऐसे ही बनाकर रख दिया, कुछ अचीव भी किया है। हाँ जी, अचीव किया है हमने, चलो देखते हैं क्या क्या अचीव कर दिया हमने। एक सेफ्टा की बात की जाए तो ये एग्रीमेंट है, ठीक है, इसको हम पहली बात तो बोलते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, ये कस्टम ड्यूटीज़ जो है ट्रेडेड गुड्स उसको कस्टम ड्यूटीज़ को ज़ीरो करने की बात कर रहे हैं 2016 तक। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ गुड्स पर ही लगता है। साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है जो कि मेंबर कंट्रीज़ पर ये लागू होता है। ठीक है, वहाँ पर ट्रेड को और ज़्यादा प्रमोट करने की बात की गई है। सार्क फूड बैंक को बनाया गया जिससे कि अगर इमरजेंसी में अगर कोई क्राइसिस हो जा रही है तो फूड की शॉर्टेज ना पड़े इन कंट्रीज़ के बीच में। सार्क एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज है, ये जो है आपकी सर्विसेज पर लागू होगा। सार्क यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश हुई है। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सार्क डेवलपमेंट फंड भी है कि साउथ एशियन रीजन में कैसे हम लोगों की भलाई करेंगे। साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन भी है जो ढाका में है, जो कि ऐसे स्टैंडर्ड्स को हार्मोनाइज करता है, डेवलप करता है, जो कि इंट्रा रीजनल ट्रेड जो है उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे, ग्लोबल मार्केट में भी एक्सेस पहुंचाएंगे। अच्छा जी, कुछ रिलेटेड न्यूज़ की बात करें तो अभी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ है मालदीव्स के साथ में। ठीक है, मालदीव्स के साथ में हमने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमने किया है। किसने किया है? हमारी आरबीआई ने किया है। अभी जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट होता है यहाँ पर होता क्या है,
ये एक एग्रीमेंट है जहाँ पर हम क्या करते हैं, करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। कुछ पहले से ही डिटरमाइंड हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनके ही बेसिस पर हम करेंसीज को एक्सचेंज करते हैं। सार्क करेंसी स्वैप फैसिलिटी जो है ये 2012 में ऑपरेशन में आई थी। जब हमारी फंडिंग की बात हुई थी, शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट थी, बीओपी क्राइसिस हो गए थे, तब हम जो है उसको कैसे हैंडल करेंगे इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, ये जो विड्रॉल्स हैं किस किस में हो सकते हैं, तो यूएस डॉलर में, यूरो में, या फिर इंडियन रुपी। या हाँ, हमारा रुपी कितना स्ट्रांग है, किस करेंसी के साथ में खड़ा है, डॉलर, यूरो के साथ में हमारी इंडियन रुपी को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे बिमस्टेक के बारे में। बिमस्टेक की फुल फॉर्म, लंबी सी फुल फॉर्म है जिसको हम पढ़ेंगे, वो है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है भाई, क्यों न्यूज़ में है, तो अभी एक्सपर्ट्स ने सजेशन दिए हैं कि हमें क्या करना है, बिमस्टेक जो है इसको बिमस्टेक की तरह ही हमें एक साउथ एशियन रीजन में भी एक रीजनल फोरम लाने की ज़रूरत है। अभी बिमस्टेक की तरीके से लाने की ज़रूरत है, तो बिमस्टेक क्या है यही समझो। तो इसमें अगर हम बात करें तो ये इसमें 7 मेंबर्स है, 7 मेंबर कंट्रीज है। रेड कलर से आपको दिख रहा है इंडिया के आसपास, बिल्कुल कितना अच्छा सा लग रहा है ये रेड कलर। तो ये इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, ये इसके मेंबर्स हैं। ओके, 1997 में ये बनी है बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये फिर से काम बढ़ गया, बैंकॉक डिक्लेरेशन किस चीज़ से रिलेटेड है मैम, आज बहुत डिक्लेरेशन आ रहे हैं। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं है भैया, हमारा एम बहुत बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी कर ही लेंगे, डरने की क्या बात है, हम कर लेंगे, है ना। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन आप याद कर लेना, किस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही बिमस्टेक बना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, तो ये ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहता है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी हो जाए। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको कॉमन इंटरेस्ट पर ये हेल्प करने की बात करता है। बेनिफिशियल कोऑपरेशन लाया जाएगा इंटरनेशनल और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। पॉवर्टी को ख़त्म करना है, बे ऑफ बंगाल रीजन को अमीर बनाना है भैया, पॉवर्टी खत्म कर देनी है, सिनर्जी को बढ़ाना है, प्रमोट करना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है इस रीजन में। ठीक है, बिमस्टेक के प्रिंसिपल्स की बात करें तो कुछ प्रिंसिपल्स है, जैसे कि सॉवरेन इक्वलिटी की रिस्पेक्ट करी जाएगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट की जाएगी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट की जाएगी, किसी भी मेंबर स्टेट के इंटरनल अफेयर्स में हम ताका-झाकी नहीं करेंगे, इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नॉन अग्रेशन को फॉलो करेंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को फॉलो करेंगे। अगर वर्किंग स्ट्रक्चर की हम बात करें तो समिट होती है, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, सेक्टोरल मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, सीनियर ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है, और परमानेंट वर्किंग कमेटी की भी मीटिंग होती है। ठीक है, वर्किंग कमेटी है। इंपॉर्टेंस क्या है इस बिमस्टेक की, तो दुनिया भर की 22% पॉपुलेशन यहीं रहती है। 3.7 ट्रिलियन की जीडीपी, ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी ये जनरेट करती है। दुनिया भर में जितना भी गुड्स ट्रेड हो रहे हैं वो 1/4 वो जो गुड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल से ही क्रॉस करते हैं। 6 फोकस एरिया इस बिमस्टेक के हैं, क्या क्या, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, फिशरीज। ठीक है, सिग्निफिकेंस की बात करें इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है, तो नेबरहुड पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये हेल्प करेगा। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलपमेंट होगा, ब्लू इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट करेगा, और चाइना के इन्फ्लुएंस को भी ये काउंटर करने में हेल्प करेगा। अच्छा जी, अब बात करेंगे नाटो की। ठीक है, नाटो बहुत न्यूज़ में रहा था जब ये आपका रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, तब नाटो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। ये क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। नाटो समिट जो भी हुई है मैड्रिड में, ठीक है, स्पेन में, जब ये वॉर चल रहा था रशिया यूक्रेन का, तब ये नाटो की समिट हुई। अब समिट हुई तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, हाँ जी हुआ है। नाटो ने अप्रूव किया है एक नई कंसेप्ट को, दैट इज़ द न्यू स्ट्रेटजिक कंसेप्ट। ठीक है, कि कैसे जो है नाटो एड्रेस करेगा थ्रेट्स को, चैलेंजेस को, जो भी आने वाले सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में जो भी आपके चैलेंजेस हैं उनको। ये जो डॉक्यूमेंट है इसने रशिया को डिफाइन किया है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट और डायरेक्ट थ्रेट है नाटो की सिक्योरिटी के लिए। पहली बार नाटो ने चाइना का भी खतरा जो है उसको पहचाना है, उसको रिकॉग्नाइज किया है। नाटो की मेंबरशिप की अगर बात करें तो ये इनविटेशन, नाटो मेंबरशिप इनविटेशन फॉर फिनलैंड एंड स्वीडन जो है, ठीक है, अभी क्या वो फिनलैंड और स्वीडन भी नाटो के मेंबर बनना चाहते हैं। नाटो इनोवेशन फंड को भी लॉन्च किया गया है जो कि इन्वेस्ट करेगा लगभग 1 बिलियन यूरो को अगले आने वाले 15 सालों में। कहाँ पर, डेवलपिंग स्टेट्स में स्टार्टअप्स जो हैं उसमें ये पैसा लगाया जाएगा। ठीक है, इसके बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो ये मेंबर्स आप रटने मत बैठ जाना। इतने सारे मेंबर्स रटोगे तो सिर्फ नाटो ही पढ़ के चले जाओगे, फिर नाटो ही पढ़ते रह जाओगे, प्रीलिम्स में सिर्फ नाटो वाला क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, इतने सारे मेंबर्स हैं, उनको बस एक बार देख लेना, ये इस तरीके से मैप पे देख लेना, हाँ कहाँ कहाँ पर कंट्रीज दिख रही कि नाटो की मेंबर है, बट सबको रटने मत बैठना। ठीक है, स्मार्ट बनो थोड़ा सा। अच्छा,
नेटो क्या है? एक ट्रांस अटलांटिक पॉलिटिकल और मिलिट्री अलियांस है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा अलियांस है? मिलिट्री अलियांस है। ठीक है, इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो म्यूचुअल डिफेंस देना चाहता है। ठीक है, जितने भी इसके जो मेंबर्स हैं उनको मिलिट्री और पॉलिटिकल मीन्स से ये डिफेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के जरिए ये बना था। पहले इसको वाशिंगटन ट्रीटी भी हम बोलते हैं। ठीक है, 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, लेकिन अभी 30 मेंबर हो चुके हैं। नॉर्थ मैसिडोनिया जो है लास्ट मेंबर है 2020 में जिसने ज्वाइन किया है। क्या हम इसके मेंबर हैं? नहीं भैया, हम इसके मेंबर नहीं हैं। वी आर नॉट द मेंबर ऑफ नेटो। आर्टिकल 51 से इसकी अथॉरिटी जो है वो ड्राइव होती है। जो यूएन का चार्टर है उसका आर्टिकल 51 से इसने अथॉरिटी ली है। ठीक है, इसने कलेक्टिव डिफेंस का भी सिस्टम जो है इस्टेब्लिश किया। मतलब क्या है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर पर अगर अटैक होगा तो नेटो के सभी मेंबर पर अटैक माना जाएगा और नेटो जो है फिर बदला लेगा। ठीक है, अभी हमें बात करनी है कि नॉन नेटो अलाई स्टेटस जो है वो क्या है। तो ये यूएस गवर्नमेंट ये डेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, अभी यूएस 30 दूसरी कंट्रीज है जिसको नॉन नेटो अलाई भी बोला है, जैसे जापान है, साउथ कोरिया है, जापान, इजराइल एक्सेट्रा। बट इंडिया ना ही इसका मेंबर है और ना ही नॉन नेटो अलाई है। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे ब्रिक्स की। नहीं 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 नहीं, अब ये ईंटों वाली ब्रिक्स मत समझ लेना। रुक जा, दिमाग के घोड़े थोड़े शांत करो। ईंटें नहीं जहाँ पर चलनी है। अभी हम ग्रुप्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ईंट कहाँ से आ जाएगी? ब्रिक्स वो वाली ब्रिक्स नहीं है, ये है ये BRICS वाला ब्रिक। ठीक है, अभी हुआ ये है कि 14th ब्रिक्स समिट जो है वो हुआ है। चेयरमैन कौन बना इसका? चाइना। ठीक है, वर्चुअल फॉर्मेट में हुआ है। अच्छा जी, थीम क्या थी समिट की? फॉस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अश्योर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ओके, अब हुआ यह है कि बीजिंग डिक्लेरेशन, फिर से एक डिक्लेरेशन का नाम, आज बहुत डिक्लेरेशन आ रहे हैं। ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन है ये इसको अडॉप्ट किया गया है। इंडिया ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स को प्रपोज किया है, जैसे कि हमने कहा कि ब्रिक्स डॉक्यूमेंट्स के लिए एक ऑनलाइन डेटाबेस जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। ब्रिक्स रेलवे रिसर्च नेटवर्क बनाया जाए। कॉपरेशन जो है एमएसएमईज के बीच में उसको भी स्ट्रेंथन किया जाए। इंडिया जो है ब्रिक्स स्टार्टअप इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा इसी साल। ठीक है, जिससे कि जो स्टार्टअप्स हैं ब्रिक्स कंट्रीज़ में उनके बीच में कनेक्शंस को बिल्टअप किया जाए। सेफ हेवन जो है करप्शन को जो मिलता है उसको डिनायल करने की बात की गई है। ठीक है, ब्रिक्स ने वेलकम किया है कि जो इसका इनिशिएटिव है डिनायल ऑन सेफ हेवन टू करप्शन, इसको और जो है वेलकम किया गया है कि हाँ जी हम अब सेफ हेवन नहीं देंगे करप्शन के लिए। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन से मेंबर हैं भाई? तो इसके मेंबर हैं ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात कर लें तो पीस, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, कॉपरेशन को भी बढ़ाना चाहते हैं दुनिया भर में। पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आना चाहते हैं ह्यूमैनिटी में। ठीक है, और साथ ही साथ में मोर इक्विटेबल एंड फेयर वर्ल्ड जो है इसको इस्टेब्लिश करना ये चाहते हैं। अब बात करते हैं ये ब्रिक्स की जो 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉपुलेशन जो है 2021 में 3 बिलियन जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो यहीं रहती है। लैंड एरिया जो है 40 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो यहीं पर मिल जाता है। जीडीपी की बात करें तो 24 ट्रिलियन की जो जीडीपी है, ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी वो यहीं से आती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें तो 3 ट्रिलियन डॉलर जो है यहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। इंडिया ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिए हैं क्या ब्रिक्स में? हाँ जी दिए हैं। एक नई डेवलपमेंट बैंक जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक 2012 में इस्टेब्लिश की है। ऑर्गेनाइजेशन फोरम जो है उसको ऐड किया है यहाँ पर। साथ ही साथ में ब्रिक्स एकेडमिक फोरम की भी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है। ब्रिक्स की कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, तो ये जो है इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। ये क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज फंड्स को मोबिलाइज करते हैं। ठीक है, आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ जो है जॉइंट एफर्ट जो है ब्रिक्स के, उन्होंने क्या किया है 2010 में रिफॉर्म प्रपोजल लेकर आए कोटा और गवर्नेंस का आईएमएफ में। ठीक है, आईएमएफ में हम क्या करना चाह रहे हैं ओवरऑल बात करें तो रिफॉर्म्स लाने की बात करते हैं। अभी हमने बात की कि न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई गई है तो इसको भी देखते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है? अनाउंस किया है कि वो अपना इंडियन रीजनल ऑफिस जो है गुजरात में बनाएंगे। गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पर एक न्यू डेवलपमेंट बैंक का रीजनल ऑफिस बनेगा। अच्छा, और अगर हम बात करना चाहें तो ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जिसको ब्रिक्स कंट्रीज़ ने बनाया है। 6 ब्रिक्स समिट में
फोर्टालेजा में, ठीक है। अब बैंक की मेंबरशिप जो है हर किसी जो यूएन के मेंबर हैं उनके लिए ओपन है, वो इसके मेंबर बन सकते हैं। अभी 4 नए मेंबर 2021 में इसमें ऐड हुए हैं। कौन कौन हुए हैं? तो बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई एंड उरुग्वे इसमें ऐड हुए हैं। पर्पस है कि 100 बिलियन यूएस डॉलर जो है उसकी कैपिटल जो है वो अथोराइज्ड है यहाँ पर। ये पब्लिक और प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ये सपोर्ट करना चाहते हैं। गवर्नेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं यहाँ पर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। प्रेसिडेंट जो है ये फाउंडिंग मेंबर्स में से कोई ना कोई इलेक्ट हो जाता है रोटेशनल बेसिस पर। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो इन्वेस्टर्स जो है उनको हेल्प मिल जाएगी, बिजनेस लीडर्स को हेल्प मिल जाएगी क्योंकि उनको पैसा मिलेगा तो वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। जो लो क्रेडिट रेटिंग की वजह से अगर कोई डिसएडवांटेजेस होता है इन कंट्रीज़ को तो वो ये ओवरकम करेंगे। कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। रेस्पॉन्स जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उसको हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं और फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस भी हमको यहाँ मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ मेजर हमारे ग्लोबल रीजनल एमडीआईज हैं, ठीक है। उनकी अब हम बात करते हैं। ग्लोबल और रीजनल आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मल्टीलेटरल मल्टी डायरेक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें इंडिया जो मेंबर है उन मेंबर्स की बात करते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब इसकी हम बात करें तो IBRD 19। अब ये जो है ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये कौन से कंपनी, बट आपको इतना याद रखना है कि इसमें IBRD होता है, IFC होता है, IDA होता है, मीगा होता है और ICSID होता है, बस इतना याद रख लेना। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में है, ठीक है। टोटल मेंबर कौन से कितने हैं ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब याद करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, ये कंसेशनल और नॉन कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। IMF 1944 में बना, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 190 मेंबर्स हैं इसमें। ये लोन्स प्रोवाइड करने के लिए या फिर BOP क्राइसिस जब होते हैं तब ये हेल्प करता है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप जो है यहाँ पर इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो अबिजान में है, आइवरी कोस्ट पर जो मिलता है, ठीक है। 81 इसके मेंबर्स हैं। ये अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड से ग्रांट प्रोवाइड करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है। 68 इसके मेंबर्स हैं। ये एशियन डेवलपमेंट फंड से ग्रांट प्रोवाइड करता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो हमने पूरी इसकी कथा भी पढ़ी ही है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें 2016 में बना है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर। 106 इसके मेंबर से ये लोन्स प्रोवाइड करता है, एंटरप्राइजेस को इक्विटी कैपिटल भी प्रोवाइड करता है। इसी के साथ में अब हम मूव ऑन करते हैं एशियान की तरफ से। आसियान जो है, आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। क्यों न्यूज़ में है भाई ये, क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने को चेयर की है एक स्पेशल मीटिंग जो आसियान की फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई थी, जिसको हम दिल्ली डायलॉग भी बोल रहे हैं। सिंगापुर के साथ में इंडिया ने भी इसको को चेयर किया है और ये मीटिंग वर्चुअली हुई थी। अगर हाईलाइट करें तो 2022 जो है वो इंडिया आसियान फ्रेंडशिप ईयर के तौर पर मनाया गया है क्योंकि 30 साल हो गए हैं इंडिया आसियान की पार्टनरशिप के लिए। इस मीटिंग में हमने क्या किया है, कोऑपरेशन के प्रोग्रेस की रिव्यू किया है कि भैया क्या कोऑपरेशन है, ठीक है। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिक्योरिटी के एरिया में हमने क्या जो कोऑपरेशन की है उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन जो है 2021 से 25 का, उसके भी इम्प्लीमेंटेशन की यहाँ पर बात की गई। इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि आखिर ये आसियान है क्या। तो आसियान एक रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो रीजनल कोऑपरेशन, स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट प्रोवाइड करने की बात करता है। दुनिया भर की 8.5% पॉपुलेशन यहाँ रहती है और GDP 3.5% जो दुनिया भर की GDP है वो आसियान से हमें मिलती है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता में है और जो कि इंडोनेशिया में है और ये 1967 में बनी थी, ठीक है। इसके 10 मेंबर हैं, ठीक है। इसको 10 मेंबर जो है इसको हम यहाँ से देखें तो काफ़ी बेटर रहेगा। मैप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तो मैप से देखते हैं। 1 मिनट रुको, ठीक है, यहाँ पर ही रखते हैं इसको। म्यांमार इसका मेंबर है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इतनी चीज़ याद हो गई। म्यांमार, इसके पास में क्या क्या है, थाईलैंड, फिर क्या है, लाओस, कंबोडिया, ठीक है। तो ये इसके मेंबर हो गए। इधर आ जाओ तो मलेशिया, इंडोनेशिया इसके मेंबर है। यहीं पे सिंगापुर है तो वो भी मेंबर है। इतनी चीज़ें तैयार हो गई। हाँ, ब्रूने भी मेंबर है और फिलीपींस भी मेंबर है। बस रटने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। 10 के 10 नाम याद हो गए? जी हो गए, राइट। तो ये है जादू मैप का। अच्छा, डायलॉग पार्टनर्स हैं, उनको हम देख सकते हैं कि भैया कौन कौन इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं। क्या हम इसका पार्टनर है? हाँ जी। चाइना है इसका पार्टनर? हाँ जी। ऑस्ट्रेलिया इसके पास में तो पार्टनर है? हाँ जी है। न्यूजीलैंड चाइना ऑस्ट्रेलिया के पास में पार्टनर है? हाँ है। रशियन फेडरेशन इसका पार्टनर, US भी पार्टनर है और चाइना भी इसका डायलॉग पार्टनर है। UK, कोरिया, जापान, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ये सब इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं।
अच्छा जी, और बात करें तो रीजनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म क्या है, तो ASEAN+3 और ईस्ट एशियन समिट, ये दोनों ही इसके कोऑपरेशन के मैकेनिज्म हैं। हमने क्या करा है, हमने कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया है या नहीं दिया, हम अपने कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। हमारे मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या है पास्ट में यहाँ पर, तो हमने पार्टनरशिप की है ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर। इंडिया ने पार्टनरशिप की है ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर के साथ में, और हम मरीन पॉल्यूशन जो है उसको कम्बेट करने की कोशिश कर रहे थे। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव भी हमने अनाउंस किया था। अब बात करेंगे हम G7 की। भाई G20 पढ़ लिया तो G7 को भी पढ़ लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल पढ़ेंगे, G7 को भी पढ़ेंगे। हुआ ये है कि हमारे पीएम ने पार्टिसिपेट किया है G7 की समिट में, जो कि जर्मनी में अभी हुई थी। अगर हम इसकी कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो G7 लीडर्स जो हैं उन्होंने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को लॉन्च किया है, जिसमें हम $600 बिलियन जो है, रुपए नहीं डॉलर, ठीक है, उनको हम खर्च करेंगे 2027 तक, जिससे कि ट्रांसपेरेंट गेम चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है वो लगाए जा सके डेवलपिंग और मिडिल इनकम कंट्रीज में, ठीक है। ये जो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव था, उसी को हमने रीब्रांड करके इसको PGII बोल दिया है, ठीक है। यह काउंटर करेगा चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। G7 ने एग्री किया है कि वो क्लाइमेट क्लब भी इस्टेब्लिश करेंगे, जिससे कि पेरिस एग्रीमेंट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब हम बात करेंगे G7 की, आखिर ये क्या है, तो ये एक इनफॉर्मल फोरम है, ठीक है। किसका, जो लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम को, उसके ही ये ग्रुप है, ठीक है। पर्पस है कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, इसके लिए हर साल एनुअली मीटिंग करते हैं। मेंबर्स की बात करें तो G7 में 7 ही मेंबर, भाई 7 है तो 7 मेंबर्स हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और कौन मेंबर है बताओ तो ज़रा, USA, ठीक है, UK, और कौन बचा, जापान, ठीक है, ये इसके मेंबर हैं। रशिया ने इसको ज्वाइन किया था 1998 में, बट 2014 में इन्होंने क्रीमिया को हथिया लिया, इसकी वजह से रशिया को निकाल दिया गया है। पहले ये G8 था, अब G7 फिर से हो गया है। यूरोपियन यूनियन इसके मेंबर नहीं है, लेकिन इसके एनुअल समिट को अटेंड करते हैं, ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। इसने कुछ अचीवमेंट किया है, तो हाँ जी किया है। ग्लोबल फंड इन्होंने सेट किया है, जिससे कि मलेरिया और एड्स से हम लड़ सकें। G7 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उन्होंने एग्री किया है कि वो ग्लोबल मिनिमम जो टैक्स है 15% तक लेकर आएंगे, ठीक है, उस पर एग्री किया गया। 2015 में क्या हुआ, मेंबर्स जो हैं उन्होंने ग्लोबल अपोलो प्रोग्राम भी लॉन्च किया, जिससे कि क्लाइमेट चेंज को हम टैकल कर सकें। 25% जो दुनिया भर का CO2 एमिशन है वो G7 ही करते हैं। 46% GDP यहीं से आती है, और 1/10 पॉपुलेशन यहीं पर रहती है दुनिया भर की, ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा, रिलेटेड न्यूज़ की अभी बात कर लेते हैं। तो इंडिया G7 कंट्रीज़ के साथ में मिलकर और 4 इन्वाइटेड कंट्रीज़ के साथ में मिलकर इन्होंने क्या किया है, 2022 का रिसिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट को साइन किया है। इसमें क्या है कि हम काम करेंगे इक्विटेबल, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की तरफ से, जिससे कि जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनको हम टैकल कर सकें, और इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वह रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को हम इस्टेब्लिश कर सकें। यहाँ पर ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है, इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंट, सिविल सोसाइटी, इंक्लूजन एंड इक्वलिटी, ये सब चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी। अब हम बात करते हैं नाम की। नाम इज़ नॉन अलाइंड मूवमेंट। हुआ यह है कि अभी नाम के 60 साल हो गए, इसीलिए ये न्यूज़ में आ गया है। तो देखते हैं आखिर ये क्या है। तो नाम को फाउंड किया गया था, वो बनाया गया था आज़ादी के टाइम पर, जब अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कोल्ड वार जब चल रहा था, उस टाइम पर जब अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल्स चल रहे थे, और कोल्ड वॉर जो है काफ़ी हाइट पर था। जब कोल्ड वॉर हाइट पे, मतलब कि उस टाइम पर कोल्ड वॉर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली चल रहा था, तब जो है ये नाम निकल कर आया। आइडिया जो है, ये आइडिया था कि डिक्लेयर करना है कि हम किसी भी ग्रुप के साथ में नहीं अलाइंड है, मतलब क्या कि ना ही हम रशिया, USSR के साथ में हैं, ना ही हम USA के साथ में हैं, ये बताना चाहते थे नाम के ज़रिए, ठीक है। हम किसी के साइड नहीं हैं, ये इसका मुद्दा था, ठीक है। अब यहाँ पर किस किस ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, तो इजिप्ट, घाना, इंडिया, ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया जो है ये फाउंडिंग फादर्स बन गए इस मूवमेंट के। ओरिजिन इसका एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस जो बांदुंग में हुई थी इंडोनेशिया में, वहाँ से ये आया था निकल कर नाम का कंसेप्ट।
10 प्रिंसिपल थे बांदुंग के, ठीक है, जो मेन गोल बन गए नाम के। पहली कॉन्फ्रेंस इसकी बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस 1961 में हुई थी। लीडरशिप थी इंडिया, यूगोस्लाविया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया की। पॉलिसी जो है 5 प्रिंसिपल्स जो है पंचशील के, उस पर ये बेस्ड है। जब कोल्ड वॉर एंड हो गया तो मूवमेंट जो है उसकी रेलिवेंस खत्म हो गई, क्योंकि अब जब कोल्ड वॉर ही नहीं रहा तो ना ही यूएसएसआर अपनी तरफ बुला रहा है, ना ही यूएसए बुला रहा है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें किसी एक को चुनना पड़े, क्योंकि कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, इसीलिए अब इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रही है। इसमें 120 मेंबर्स हैं, जिसमें 53 कंट्री अफ्रीका से आती हैं, 39 कंट्रीज एशिया से और 26 कंट्री लैटिन अमेरिका से आती हैं और कैरिबियन से आती हैं। 2 आपकी यूरोप से आती हैं। कौन सी? बेलारूस एंड अजरबैजान। 17 कंट्रीज और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इसके ऑब्जर्वर्स हैं। अब बात कर लेते हैं सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी की। तो ये न्यूज़ में क्यों है? हुआ ये है कि जो CII एग्जिम बैंक रीजनल कॉन्क्लेव हुई है इंडियन सदर्न अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप की, ये भी ऑर्गेनाइज की गई है। ये जो है ये कॉन्क्लेव ये फोरम के तरीके से सर्व करती है, जहाँ पर क्या होता है, इंडिया सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी जो है आपस में बातचीत कर पाती हैं, ठीक है। अब ये है क्या सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी? इसका तो नाम हमने सुना नहीं, आखिर ये क्या है? तो ये ना एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 16 अफ्रीकन कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। 1980 के आसपास ये ओरिजिन इसका हुआ है। ये सोशल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिक्योरिटी, पॉलिटिकली कोऑपरेशन, इन सबको बढ़ाने की बात करते हैं। इसमें अफ्रीका का 35% जो लैंड एरिया है वो इसमें आता है। 28% अफ्रीका की पॉपुलेशन यहीं पर है और 28% इसमें अफ्रीका की GDP भी आती है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी कंट्रीज़ हैं: डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, जाम्बिया, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, लिसोथो, वातिनी, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मलावी, तंजानिया, सीशेल्स, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशियस। ये सारी कंट्रीज़ जो है SADC कंट्रीज़ हैं। इंडिया के रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन की है इकोनॉमिक कोऑपरेशन में 1997 में इन्हीं के साथ में। टोटल ट्रेड जो हमारे इन कंट्रीज़ के साथ में होता है 2021 में 30.8 बिलियन US डॉलर का हुआ है। हम इंपोर्ट करते हैं पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, मिनरल फ्यूल्स एंड ऑयल्स, एक्सपोर्ट करते हैं मिनरल फ्यूल्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ट्रेड डेफिसिट हमारा इनके साथ में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बहुत सारे मल्टीलेटरल जो ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन है जिसमें इंडिया जो है मेंबर है, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं? जिसमें इंडिया मेंबर है। ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें हम मेंबर हैं? तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की अगर हम बात करें तो अभी जो है हम इसके 22 प्रेसिडेंसी को जीत चुके हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड के चेयर भी हम बने हैं 23 से 25 तक, ठीक है। ये हमारा टर्म है। आखिर ये क्या है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलो तो फिर समझते हैं। इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन ये एक इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पब्लिश करती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है वो यही बॉडी जो है वो पब्लिश करती है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1906 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। इसके मैंडेट की बात करें तो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। इसको लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ स्टैंडर्ड्स, कन्फर्मिटी असेसमेंट सिस्टम और रिलेटेड सर्विसेज जो है वो भी हम बोल सकते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। 62 इसके फुल मेंबर हैं, 27 इसके एसोसिएट मेंबर हैं। हम भी इसके मेंबर हैं, ये अच्छी बात है भाई, हम भी इसके मेंबर हैं। इंडिया जो है इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ IEC के जरिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। समझ में आया जी? इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब देखते हैं दूसरी बॉडी की तरफ जो है IFC, वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है ना। हाँ, अभी इसने $6 बिलियन की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जो कि प्राइवेट सेक्टर का जो एबिलिटी है फूड प्रोडक्शन के एरिया में जो भी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए उसको ये स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। प्लेटफॉर्म जो है इम्प्रूव करेगा ग्लोबल फूड सिस्टम को रिजिलियंट बनाने में ये हेल्प करेगा। ये क्या है? तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का ही एक मेंबर है, लार्जेस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है जो प्राइवेट सेक्टर को हेल्प करता है। वाशिंगटन DC में इसके ही हेडक्वार्टर हैं। 1956 में इसके इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सस्टेनेबल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो डेवलपिंग कंट्री में है उसको प्रोवाइड करने की, उसको प्रमोट करने की हेल्प करता है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहता है, प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाना चाहता है। 186 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, ठीक है। हम भी इसके फाउंडर मेंबर हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक।
तो ये क्या हुआ है कि जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, वो इसके वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसकी जो कैपिटल है, अथोराइज कैपिटल $100 बिलियन की है, ठीक है। सब्सक्राइब कैपिटल इसकी $50 बिलियन है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है और 2016 में ये बनी है। सोशल और इकोनॉमिक आउटकम जो हैं एशिया में, उसको इम्प्रूव करने की बात करती है। 103 इसके अप्रूव्ड मेंबर्स हैं, हम भी इसके मेंबर हैं, ये चीज़ याद रखनी है। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हैं इंडिया, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोन्स है वो इंडिया को ही मिलते हैं, ठीक है। अभी तक जितने भी लोन्स अथोराइज हुए हैं उसमें इंडिया को सबसे ज़्यादा मिले हैं। फिर है, हमने बात की थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, तो ये भी न्यूज़ में आ चुका है क्योंकि यूक्रेन ने एक एप्लीकेशन को फाइल किया रशिया के अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। यूक्रेन ने कहा है कि यहाँ पर जो कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड है, इसके अंडर रशिया को इन्होंने इसके अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में एप्लीकेशन दी है। अब जीनोसाइड कन्वेंशन क्या है, तो ये पहली ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जिसको यूंगा ने 1948 में अडॉप्ट किया। इसके अकॉर्डिंग जीनोसाइड एक क्राइम है जो कि अगर वॉर के टाइम पर हो रहा है या फिर पीस के टाइम पर भी अगर जीनोसाइड हो रहा है तो वो क्राइम ही रहेगा। अभी इसके अडॉप्शन है, उसने एक क्रूशियल स्टेप दिखाया है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ जो है उसको बनाने में इसका अडॉप्शन जो है उसने क्रूशियल रोल प्ले किया है। ये स्टेट पार्टीज़ को ऑब्लाइज करती है कि वो हर तरीके से जो जीनोसाइड है इसको रोकने की कोशिश करें। अब हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी पढ़ लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है, तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में नहीं है, वो हेग नीदरलैंड में है। 1945 में ये बना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूएन का। लीगल डिस्प्यूट जो अगर स्टेट्स के बीच में होती है तो उसको ये सॉल्व करने का काम करता है। इसके डिसीजंस जो है बाइंडिंग और फाइनल होते हैं। 15 जजेस इसमें होते हैं, ठीक है। 9 साल का जजेस का टर्म होता है, फिर से री इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जो 2 जज हैं वो एक ही कंट्री के नहीं हो सकते हैं। हमारी इंडिया के भी कई सारे जजेस यहाँ पर रह चुके हैं, जैसे कि सर बेनेगल नरसिंह राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन स्वरूप पाठक एंड जस्टिस दलवीर भंडारी। तो ये जो आपके जजेस हैं ये इंडियन जजेस हैं जो वहाँ पर सर्व कर चुके हैं। फिर बात करते हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। डेवलपमेंट, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है कि हमारा जो हमारा जो टर्म था प्रेसिडेंसी का यहाँ पर, उसको 1 साल और बढ़ा दिया गया है। हमारा टर्म जो है वो ख़त्म हो गया था, लेकिन 1 साल अभी और बढ़ाया गया है, तो हम अभी भी इसके प्रेसिडेंट हैं। इसको हम कह सकते हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन का, ठीक है। एशिया पैसिफिक रीजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को डेवलप करने के लिए बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर में है, मलेशिया में। 1977 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनकर तैयार हुआ है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन्वायरमेंट जो है वाइब्रेंट कोहेसिव इन्वायरमेंट जो है प्रोवाइड करना चाहता है। अभी तक इसके 26 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। हम भी इसके मेंबर हैं, ये चीज़ याद रखनी है, हम भी इसके मेंबर हैं। और अगर हम बात करें तो G33, अब इसके बारे में बात करते हैं। G33 इसको हम फ्रेंड्स ऑफ स्पेशल प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं इन एग्रीकल्चर। ये कोलिजन है डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जो कि आपका लिमिटेड मार्केट ओपनिंग एग्रीकल्चर में प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। दोनों ही इंडिया जो है इसके अंडर जो है, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही एक साथ काम कर रहे हैं WTO के साथ मिलकर, ठीक है। यहाँ पर स्पेशल रूल्स बनाए जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए WTO और नेगोशिएशंस में, ठीक है, जिससे कि फार्मर्स जो है उसकी लाइवलीहुड इम्प्रूव हो, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है। उसके साथ में अब हम बात करते हैं कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स की। तो इन्होंने रिकमेंड किया है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स 3 स्पाइसेस के लिए। कौन कौन से स्पाइसेस हैं? नटमेग, सैफरन, चिली, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं इन्होंने बनाए हैं। ये जो आपका कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड कुलिनरी हर्ब्स है, ये 2013 में बना था, जिससे कि ये डेवलप करे और एक्सपैंड करे स्टैंडर्ड्स, स्पाइसेस को लेकर स्टैंडर्ड्स को बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन जो है रोम में, उसके अंडर ये बना हुआ है। इंडिया होस्ट करता है, इसको चेयर करता है कोडेक्स कमेटी को, ठीक है। और स्पाइसेस बोर्ड इंडिया है वो इसकी सेक्रेटेरिएट के तौर पर काम करती है। इंडिया इसका मेंबर 1964 में बना था। अब हम बात करेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मेंबर इंडिया नहीं है। इसमें पहला है ओपेक्स,
प्लस, ओपेक प्लस क्या है, इसने एग्री किया है कि ये जो ऑयल प्रोडक्शन है उसमें डीप कट करेंगे, जिससे कि जो सप्लाई कट है उसको हम रोक सके। जो ऑयल प्राइसेस हैं इसकी वजह से जो सप्लाई कट है इसको कर्व किया जा सके, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे। ठीक है, ओपेक प्लस की बात करें तो एलियंस है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की। इनका काम है ऑयल प्राइस जो है, ग्लोबल ऑयल प्राइस, इसको कोऑर्डिनेट करने की, इसको स्टेबल बनाने की। इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, 2016 में ये बना है, 13 मेंबर्स हैं इसके। ठीक है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। हम ये बात ही कर रहे हैं कि ऐसे कंट्री जो जिस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है वही पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मेंबर नहीं है। ठीक है, ओपेक 1960 में बना था और ये 2016 में बनकर रेडी हुआ है। कैरिबियन कम्युनिटी जिसको हम कैरिकॉम बोल रहे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो 4th इंडिया कैरिकॉम फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग अभी हुई है। जो यूंगा की मीटिंग हो रही थी उसी के साथ में इसकी भी मीटिंग हो गई है। ये क्या है, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिसमें 15 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, कैरिबियन के थ्रू आउट कैरिबियन जो है 15 स्टेट्स मिलते हैं, वही इसके मेंबर हैं। ठीक है, ट्रीटी ऑफ चागोरा मास, ठीक है, उसकी ट्रीटी से ये इस्टेब्लिश हुई है, रिवाइज हुई है 2002 में। ठीक है, ये एक सिंगल मार्केट और सिंगल इकोनॉमिक तरह काम करती है। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन, डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है अपने मेंबर स्टेट्स को। 15 मेंबर्स हैं इसके, ये याद रखना है, नाम याद करने की जरूरत नहीं है आपको। हेडक्वार्टर इसका जॉर्ज टाउन गुयाना में है। 1973 में ये बनकर रेडी हुई थी। अब हम बात करते हैं लीग ऑफ अरब स्टेट्स की। ठीक है, लीग ऑफ अरब स्टेट्स इज व्हाट, तो अभी इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी जो है उन्होंने कहा है कि यूएन और लीग ऑफ अरब स्टेट्स के बीच में अलाइनमेंट होना चाहिए। अभी अरब लीग क्या है, इसका हेडक्वार्टर कायरो इजिप्ट में है। 1945 में ये बनी थी, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जहाँ पर अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो वॉलंटरली इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। वो पीपल जो कि ज़्यादातर अरेबिक बोलते हैं उनका ही ये ग्रुप है। ये जो मेंबर स्टेट्स के साथ में टाई जो है उसको और स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। 22 मेंबर्स इसके हैं। ठीक है, हम इसके मेंबर नहीं हैं। अब हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, तो इसने इंडिया को डेजिग्नेट किया कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ठीक है, 3rd कंसेक्यूटिव ईयर में ऐसा हुआ है कि हमें पर्टिकुलर कंसर्न की स्टेटस मिला है। डेजिग्नेशन जो है वो बताता है कि वर्स्ट वायलेटर्स जो है रिलीजियस फ्रीडम के, उनको ये रिजर्व किया गया है। अब यहाँ पर पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया जो है उनको भी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न शो किया गया है। तो यहाँ पर ये हमारे लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि ईरान जैसी कंट्री जो है, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, नॉर्थ कोरिया, उसके साथ में ही उसी के ही जैसे सेम कैटेगरी में हमें रख दिया गया है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। फिलहाल इसी के साथ में हमारा जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट था वो होता है कंप्लीट। आई होप आपने एंजॉय ज़रूर किया होगा, आपको इंटरेस्ट आया होगा। अगर ये आपको इंटरेस्टिंग लगा, आपको समझ आया, बेनिफिशियल रहा, तो आपको क्या करना है, बताने की ज़रूरत तो नहीं अब तक, बट फिर भी बता देती हूँ। आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप खुद को और ज़्यादा अपडेट कर पाएँ। साथ ही साथ में कमेंट करके ये बताना है कि आपको कैसा लगा ये सेशन, आपको क्या ये बेनिफिशियल हुआ या नहीं।